हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। तो सबसे पहला सर्कुलर है हमारा रिलेटेड टू एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडुकेसी। अब यहाँ पे देखो एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जो हमारी एनबीएफसी हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड कर रखा है, तो जब भी बैंक या एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करती हैं तो उसको उस लोन के अगेंस्ट में एक कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जिसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, रिस्क वेट। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, जो एनबीएफसीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन दिए हैं तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो रिस्क वेट है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब ये क्या है सर्कुलर, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई ने क्या बोला है कि ये देखो, यहाँ पे हम एक चीज डिफाइन करेंगे, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और ये जो नॉर्म्स हमने चेंज किए हैं ये सिर्फ एप्लीकेबल किस पे होंगे, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ये जो लॉज हैं एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये सिर्फ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल होंगे। अब आरबीआई के अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको तीन चार एग्जांपल बताता हूँ, उसमें से हम बताएंगे कि हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं। जैसे सपोज गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक नेशनल हाईवे बना रही है जिसपे टोल टैक्स कलेक्ट होएगा, टोल रोड बोल लो आप जिसको, टोल रोड। ठीक है। फिर दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम, जैसे सोलर प्लांट है, एक सोलर प्लांट सेटअप किया गया है जो अपनी बिजली सेल करेगा किसको, डिस्कॉम को, जो अपनी बिजली डिस्कॉम को सेल करेगा, सेल पावर टू डिस्कॉम। ठीक है। तीसरा है सपोज एनएचपीसी जो है, उसने एक क्या कहते हैं रियल स्टेट बिल्डर को हायर किया है कि भाई हमारे एनएचपीसी का एक नया प्लांट बन रहा है, तो वहां पे हम एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो एक रियल स्टेट के थ्रू, रियल स्टेट बिल्डर के थ्रू वो क्या बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, कौन, एनएचपीसी। और एक रियल स्टेट बिल्डर है, रियल स्टेट बिल्डर जो कि क्या बना रहा है, फ्लैट्स बना रहा है पब्लिक को बेचने के लिए। तो इन चारों में से कौन सा प्रोजेक्ट हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आएगा, देखो टोल रोड जो गवर्नमेंट के अंडर है ये भी आपका हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आएगा। सोलर प्लांट जो अपनी बिजली सेल कर रहा है डिस्कॉम को, वो भी किस में आएगा, आपका हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तीसरा एनएचपीसी जो कि एक क्या है, पीएसयू है, ये क्या कर रही है, ये कॉलोनी बना रही है। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है किसके थ्रू बैक हो रहा है, एनएचपीसी के थ्रू बैक किया जा रहा है, मतलब एक पीएसयू के थ्रू बैक किया जा रहा है। तो ये भी हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आएगा। और वहीं चौथा जो है कि एक रियल स्टेट बिल्डर है जो कि फ्लैट्स बना रहा है और वो पब्लिक को बेचेगा, ये आपका इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो बेसिकली हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे, जिनकी इनकम किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रही है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या किसी पीएसयू के थ्रू आ रही है, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के थ्रू आ रही है, जिसकी इनकम, जिसका टाई अप हो रखा है इन चीजों के साथ, वो प्रोजेक्ट्स किसमें इंक्लूड किए जाएंगे, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। साथ ही साथ एक कंडीशन और बोली है कि देखो, वो प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स जिनको चालू हुए एक साल से ज्यादा का टाइम हो गया, उनको हम इंक्लूड करेंगे हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। जैसे अब मैं यहाँ पे, ये मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिया किसको हम इंक्लूड करेंगे हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो कि किसी गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर हो या किसी पीएसयू के थ्रू स्पॉन्सर्स हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं टोल रोड का। अब यहाँ पे मैं सारे एग्जांपल जो लूंगा वो टोल रोड के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे कंसिडर करेंगे कि ये टोल रोड जो बन रहा है, ठीक है, ये हमारा हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेते हैं टोल रोड का। अब ये जो टोल रोड था ये कंप्लीट हो गया था हमारा सपोज 1 जनवरी 2025 को, मतलब 1 जनवरी 2025 को ये जो रोड था इसके जो टोल थे ये स्टार्ट हो गए थे, ये कार से टोल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। तो 1 जनवरी को ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो 1 जनवरी 2026 को इसको एक साल पूरा हो गया चलते हुए। ठीक है, इसको ऑपरेट करते हुए एक साल पूरा हो गया। तो जिन प्रोजेक्ट्स को एक साल का टेन्योर हो चुका होगा ऑपरेट करते हुए, उनको हम इंक्लूड करेंगे हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। देखो जैसे एक बीआरओ रोड बना रही है, बीआरओ ये क्या है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड होगा। पर बीआरओ का जो रोड है इसने ऑपरेट करना स्टार्ट किया सपोज 30 दिसंबर 2025 से, तो क्या इसको हम इंक्लूड करेंगे अभी हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, नहीं। ये इंक्लूड होएगा हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 30 दिसंबर 2026
के बाद, जब इसको 1 साल पूरा हो जाएगा ऑपरेट करते हुए, उसके बाद इनको हम इंक्लूड करेंगे किसमें, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। फिर यहाँ पे क्या बोला आरबीआई ने, जैसे हम हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि ये टोल रोड बनाया हमने, इसके लिए क्या करना पड़ा, लोन लेना पड़ा काफी ज्यादा। अब आपका क्या होना चाहिए, लोन की कोई भी ईएमआई स्किप नहीं होनी चाहिए, आपका लोन हमेशा क्या रहना चाहिए, स्टैंडर्ड रहना चाहिए, तभी हम उसको इंक्लूड करेंगे किसमें, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। फिर उन्होंने क्या बोला है कि आपके जो प्रोजेक्ट है उससे जो इनकम आ रही है वो स्क्रो अकाउंट में आनी चाहिए, स्क्रो अकाउंट में आनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो इनकम आ रही है प्रोजेक्ट से वो किस में आनी चाहिए, स्क्रो अकाउंट में, ताकि उसका एक प्रॉपर मेंटेन रह सके, ताकि उसको प्रॉपरली यूज किया जा सके। जैसे बैंक ने लोन दे रखा है, आपकी पेमेंट आई स्क्रो अकाउंट में, तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले अपनी ईएमआई डिडक्ट करेगा, उसके बाद आपके जो एक्सपेंडिचर होंगे वो जाएंगे, और फिर जो बचेगा वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो स्क्रो अकाउंट में आपकी इनकम आनी चाहिए। फिर आपके पास फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए पहले से ही पैसा होना चाहिए, कि जैसे आपने टोल रोड बना दिया, ठीक है, आपने टोल टैक्स चालू कर दिया, आपको इनकम आनी स्टार्ट हो गई, इनकम से आप ईएमआई पे कर रहे हो, पर कल को जो टोल रोड है उसमें कुछ डैमेज भी आ सकते हैं, ज्यादा रेनफॉल हुई, फ्लड आ गई या फिर लैंडस्लाइड हुआ, तो उससे क्या होगा, आपके रोड में डैमेज भी आ सकते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए आपके पास इनफ मनी होना चाहिए, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए मनी होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है, तब आपके प्रोजेक्ट को हम कंसिडर करेंगे क्या, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और अगर आपका प्रोजेक्ट है हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो आपका जो आरडब्ल्यूए कैसे कैलकुलेट होएगा, अगर आपने लोन ले रखा है और आपने जैसे समझ लो लोन ले रखा है 100 करोड़ का, 100 करोड़ में से अगर आपने 2% रीपे कर दिया, मतलब आपने 2 करोड़ रुपए रीपे कर दिया, अब आपका लोन बचा है सिर्फ 98 करोड़ का, तो आप आरडब्ल्यूए कितना लोगे, 75%। और वही अगर आपने अपने लोन का 5% या उससे ज्यादा कंप्लीट कर दिया है, रीपे कर दिया है, तो आप आरडब्ल्यूए कितना लोगे, 50%। अब ये आरडब्ल्यूए का क्या फायदा है, तो देखिए, आरडब्ल्यूए यूज होता है हमारा किसमें, कैपिटल एडुकेसी रेशियो में कैलकुलेट करने में। अब आप जानते हैं जो बैंक्स है, एनबीएफसीज है, उनको क्या करना, क्या मेंटेन करके रखना पड़ता है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो बोल लो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो बोल लो, रिस्क वेटेड रेशियो, सी ए आर आर या सी ए आर। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, आपकी कैपिटल अपॉन आर डब्ल्यू ए इंटू 100, और ये कितनी मेंटेन करनी पड़ती है एनबीएफसी को, एटलीस्ट 15%। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फायदा क्या होगा, ये 75 और 50% करने से फायदा क्या होगा, कि यहाँ पे जो बैंक एनबीएफसीज है, इनकी काफी कैपिटल जो है वो फ्री हो जाएगी। अब वो कैसे होएगी, ये आपको कैलकुलेट करके बताता हूं मैं आपको। देखो, सपोज पहले क्या है, कैपिटल हमारे को मेंटेन करनी है सपोज 15%, ठीक है, 15% हमें कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन करनी है। यहां पे आ जाएगा हमारा कैपिटल, और यहां पे आ जाएगा हमारा रिस्क वेटेड एसिड, ठीक है। अब यहां पे अगर मेरे को कैपिटल निकालनी है, तो कैपिटल कैसे हो जाएगी हमारी, 15% ऑफ आर डब्ल्यू ए, इतनी कैपिटल मेरे को मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब पहले अगर मैंने लोन ले रखा है 100 करोड़ रुपीज का, 100 करोड़ रुपीज का लोन ले रखा है, और मैंने इसका 2% अगर रीपे कर दिया है, 2% रीपे कर दिया है, तो मेरे को लोन का 75% ही आर डब्ल्यू ए रखना है। मतलब आर डब्ल्यू ए कैलकुलेट कैसे होता है, देखो, आर डब्ल्यू ए कैलकुलेट होता है आपका रिस्क वेट इनटू एसिड। अब एसिड क्या होता है, जो बैंक ने लोन दिया है, लोन कितने का दिया था, 100 करोड़ का, रिस्क वेट कितना है, 75%, यानी कि ये कितना आ गया आपका, 75 करोड़। अब बैंक को कैपिटल कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 15% ऑफ 75 करोड़। और वहीं जब बैंक 5% से ज्यादा लोन रीपे कर देगा, तो उसका आरडब्ल्यू कितना हो जाएगा, 50% का, उसका आरडब्ल्यू कितना हो जाएगा, 50% का। तो इस सिनेरियो में आरडब्ल्यू कितना हो जाएगा, रिस्क वेट जो कि कितना है 50% इंटू एसिड, एसिड कितने की थी, 100 करोड़ की, तो यहां पे कितना आ गया, 50 करोड़। अब मेरे को जो कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी वो कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 15% ऑफ 50 करोड़। तो यहां पे देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं अपना रिस्क वेट जो है उसको कम कर रहा हूं, 75 से 50 पे लेकर आ रहा हूं, तो मेरे को कैपिटल जो है वो और कम मेंटेन करके रखनी पड़ रही है। और जितनी कम कैपिटल मेरे को मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, उतना ज्यादा मेरे पास पैसा होगा लैंड करने के लिए, मैं और ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकता हूं या और कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी कैपिटल फ्री हो जाएगी। पहले देखो, मेरे को 2% के लिए कितनी कैपिटल रखनी पड़ रही थी, 15% ऑफ 75 करोड़। अब मेरे को
5% जैसे मैंने लोन रीपे कर दिया तो मेरे को कैपिटल कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 15% ऑफ 50 करोड़। तो यहाँ पे देखो मेरे को कितनी कैपिटल फ्री मिल गई। इस फ्री कैपिटल को मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ या उसको मैं कहीं और लैंड कर सकता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे मेरी इनकम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बोला है आरबीआई ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करे। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसके पीछे। तो यहाँ पे दो बातें क्या है कि भाई हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, ठीक है, जो कि पहले क्या हो, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी पीएसयू के थ्रू स्पॉन्सर्स हो। ठीक है, दूसरा उनको ऑपरेट करते हुए कम से कम 1 साल हो चुका होना चाहिए, उनकी कोई ईएमआई मिस नहीं होनी चाहिए, वो एकदम स्टैंडर्ड लोन होने चाहिए। फिर उनके पास फ्यूचर में कोई अगर मुसीबत आए तो उसका एक्सपेंडिचर कवर करने के लिए पैसा होना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम क्या इंक्लूड करेंगे, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और जब आपका हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जिसको पूरा करने के लिए आपने लोन ले रखा है, तो अगर उस लोन अमाउंट का आपने 2% रीपे कर दिया है, 2% रीपे कर दिया है, तो आपका रिस्क वेट कितना लगेगा, 75% का। और वहीं अब अगर आपने उस लोन का 5% या उससे ज्यादा रीपे कर दिया है, तो आपका रिस्क वेट कितना लगेगा, 50% का। तो ये था पहला सर्कुलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के ऊपर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सर्कुलर जो है, ये जो पॉइंट्स है आप ये सारे के सारे खुद पढ़ लेना, बेशक पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अनीता का। अनीता का जिसका क्या है, एक स्मॉल इंटरप्राइजेस है, स्मॉल इंटरप्राइजेस। और ये किसका काम करती है, टेक्सटाइल का। स्मॉल मतलब देखो हमारा क्या होता है, एमएसएमई होता है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो अनीता क्या है, एक स्मॉल इंटरप्राइजेस है और ये टेक्सटाइल का काम करती है। अब ये चाहती है जो इसके टेक्सटाइल प्रोडक्ट है वो उनको सेल करे कहाँ, यूरोप में। यूरोप में सेल करना चाहती है, मतलब एक्सपोर्ट करना चाहती है। अब यहाँ पे जब एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा कैसे मिलेगा इसको, बैंक से लोन लेके। तो यहाँ पे बैंक से लोन लेने जाती है तो इसको दो दिक्कतें आती हैं। पहला, जो लोन मिल रहा है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। दूसरा, बैंक इससे कुछ चीज कोलेटरल की फॉर्म में मांग रहा है, सिक्योरिटी की फॉर्म में, मतलब कुछ चीज गिरवी रखी है जिसपे हम आपको इतना लोन दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनीता लोन नहीं ले पा रही है क्योंकि उसको या तो लोन महंगा मिल रहा है या कोलेटरल मांग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अनीता अपना एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए, ताकि वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम लॉन्च की है, जिसमें इन्होंने अनीता की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। पहली प्रॉब्लम क्या है अनीता की, कि अनीता को लोन जो है वो एक्सपेंसिव लग रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला आप लोन लीजिए बैंक से, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक से आप जाके लोन लीजिए। तो अनीता गई बैंक के पास लोन लेने, और बैंक ने अनीता को बोला कि आपके लोन का जो इंटरेस्ट है वो पड़ेगा 10%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला अनीता को, आप लोन लीजिए कोई बात नहीं, हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। और कितने की, 2.75% की। जिससे क्या होगा, देखो 10% आपने बैंक को देना है, 2.75% हम आपको दे रहे हैं, तो आपको लोन पड़ जाएगा 7.25% पे। तो देखो पहली दिक्कत आपको क्या थी कि लोन आपको एक्सपेंसिव लग रहा था, वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी आपको सब्सिडी प्रोवाइड करके। अब आपको जो लोन है वो सस्ता लगेगा, क्यों, क्योंकि 2.75% की हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक चीज और बोली है कि इस पे एक लिमिट भी है। लिमिट क्या है कि मैक्सिमम सब्सिडी जो मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी, 50 लाख रुपीस की। सपोज अनीता ने लोन लिया 100 करोड़ रुपए का, अनीता ने लोन लिया 100 करोड़ का, 100 करोड़ का 2.75% कितना होता है, 2.75 करोड़ रुपीस। तो क्या गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देगी, नहीं। मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिलेगी, 50 लाख पर ईयर। मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या है कि जो लोन होगा, ठीक है, जो भी लोन होगा उसमें हम आपको 2.75% की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, 2.75 की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। पर अगर आपका जो सब्सिडी 2.75% जो अमाउंट आ रहा है वो 50 लाख से ऊपर चला गया, तो मैक्सिमम हम आपको 50 लाख दे पाएंगे। तो मतलब 2.75% और मैक्सिमम 50 लाख रुपीस। अगर 2.75% की कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट जो है वो 80 लाख निकल रहा है, तो आपको सब्सिडी सिर्फ 50 लाख की ही मिलेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिल जाएगी, 50 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला केस सॉल्व हो गया कि आपको जो लोन एक्सपेंसिव लग रहा था वो हमने सस्ता करा दिया सब्सिडी प्रोवाइड करके। अभी आपको अगर ये सब्सिडी क्लेम करना है तो इसके लिए दो क्राइटेरिया है।
कि आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए आपके पास। दूसरा, आपके पास MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए, इसके थ्रू आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब दूसरी समस्या क्या आ रही थी आपको, कोलेट्रल की, कि मैं गिरवी क्या रखूं। तो ये गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप जाइए बैंक के पास, लोन लीजिए, कोई नहीं, आपके लोन की गारंटी हम लेंगे। किसके थ्रू? CGTMSE के थ्रू। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये क्या है? गवर्नमेंट ट्रस्ट है जो बैंक्स को गारंटी देता है कि भाई कल को अगर अनीता जी लोन नहीं दे पाई तो इनका लोन हम रिपे कर देंगे। तो ठीक है, आपको कोलेटरल की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोलेटरल कौन प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू CGTMSE। अब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि देखो, अगर एक इंटरप्राइजेस जो है वो अगर माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में है और दूसरी कौन सी? मीडियम कैटेगरी। ठीक है, ये बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं इस गारंटी को, एक माइक्रो एंड स्मॉल के लिए, एक मीडियम के लिए। अगर माइक्रो स्मॉल एंटिटी एक्सपोर्ट के लिए, और ये जो मैं जितनी भी आपको स्कीम बता रहा हूं ना, ये सब के सब एप्लीकेबल है किसके लिए? सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई माइक्रो एंड स्मॉल एंटिटी एक्सपोर्ट के लिए लोन लेती है, ठीक है, तो उसका हम 85% लोन जो है वो कवर करेंगे अंडर दिस गारंटी। और वहीं कोई मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेस एक्सपोर्ट के लिए लोन लेती है तो उसका हम सिर्फ 65% कवर करेंगे अंडर दिस स्कीम। मतलब अनीता जो कि एक स्मॉल एंटरप्राइजेस है, वो 1 करोड़ का लोन लेती है, ठीक है, 1 करोड़ का लोन लेती है, तो उसका 85 लाख का लोन जो होगा वो कवर होगा अंडर दिस स्कीम। तो कल को अगर अनीता 1 करोड़ का लोन लिया आज, ठीक है, और 90 दिन तक उसने कोई EMI पे नहीं की, और 90 दिनों बाद उसका क्या हो जाएगा? लोन NPA हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? डिस्प्यूट चलेगा, सपोज जो भी हुआ, कुछ फैसला नहीं निकला, तो जो 1 करोड़ रुपए का लोन था जो NPA हो गया है, उसमें से 85 लाख रुपीस कौन देगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और 15 लाख रुपए बैंक फिर अनीता से वसूलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहां पे वहीं अगर कोई मीडियम इंटरप्राइजेस का बंदा 1 करोड़ का लोन लेता है तो उसका 65 लाख का लोन जो होगा वो कवर होगा अंडर दिस स्कीम। और यहां पे भी एक लिमिट बोली है RBI ने। लिमिट क्या है यहां पे? कि पर बोरोवर साल की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? ₹10 करोड़। अब ये क्या मतलब हुआ कि सपोज एक स्मॉल इंटरप्राइजेस है, एक स्मॉल इंटरप्राइजेस है, उसने काफी ज्यादा लोन ले रखा है। सपोज उसने काफी ज्यादा लोन ले रखा है और उसने जितना भी लोन लिया है, सपोज उसने लिया है 15%, 100 करोड़ नहीं, 50 रखते हैं, 50 करोड़। 50 करोड़ का अब 85% निकालिए आप, तो देखिए 10% कितना हुआ? 5, ढाई, 42.5%, 42.5 करोड़। तो यानी कि स्मॉल, अगर किसी स्मॉल एंटिटी ने 50 करोड़ का लोन ले रखा है तो उसका 85% कितना बना? 42.5 करोड़। तो क्या गवर्नमेंट 42.5 करोड़ की गारंटी देगी? नहीं, मैक्सिमम गारंटी पर बोरोर 10 करोड़ की ही मिलेगी। अगर आपका 85% 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो बैंक सिर्फ 10 करोड़ के लोन की गारंटी लेगा, उससे ऊपर वाले लोन की गारंटी नहीं लेगा। ठीक है, अगर देखो यहां पे क्या है, ये चीज आराम से समझना। माइक्रो एंड स्मॉल की मैं बात करूं अगर, वैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला? आप जितने का भी लोन लोगे उसका 85% हम कवर करेंगे अंडर गारंटी। ठीक है, पर मैक्सिमम गारंटी कितने की मिलेगी आपकी? 10 करोड़ की। अगर 85% 15 करोड़ बन रहा है तो हम 15 करोड़ की गारंटी नहीं लेंगे, हम सिर्फ 10 करोड़ की लेंगे। अगर आपके टोटल लोन का 85% जो है वो सपोज 20 करोड़ बन रहा है तो क्या हम 20 करोड़ की गारंटी लेंगे? नहीं, मैक्सिमम गारंटी 10 करोड़ की लेंगे। दोनों केस में, माइक्रो स्मॉल मीडियम तीनों के केस में मैक्सिमम गारंटी कितने की मिलेगी? 10 करोड़ पर एक्सपोर्टर। ठीक है, वैसे कितना है? माइक्रो स्मॉल के लिए 85%, मीडियम के लिए 65%, एंड मैक्सिमम गारंटी कितनी मिलेगी अंडर दिस? 10 करोड़ रुपीस पर बोरोवर। और ये जो स्कीम है ये किसके तहत चलाई गई है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत, जो कि ज्वाइंटली चलाया गया किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस स्कीम के लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है? 25,060 करोड़ रुपीस का। और ये स्कीम कब तक वैलिड रहेगी? फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 31 तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026, और ये एप्लीकेबल होगी फ्रॉम 1 जुलाई 2026 से।
अब यहाँ पे देखिए ये स्कीम जो है ये रिप्लेस किसको करेगी, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 को। और इसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 है ये किन किन इंस्टीट्यूट्स पे एप्लीकेबल होगी। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है आरबीआई ने कि ये सभी रेगुलेटेड एंटिटीज पे एप्लीकेबल होंगी जो कि आ रही है हमारी किसके अंडर, कमर्शियल बैंक्स सारे के सारे, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, उन सब पे ये एप्लीकेबल होगी हमारी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026। साथ ही साथ सारी की सारी एनबीएफसीज जो कि क्या करती हैं, हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, या तो फिर जिनका एसेट साइज जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है, उन पे भी एप्लीकेबल होगा आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026। तो ये एप्लीकेबल किन पे नहीं होगा, तो उनके नाम आपको ये इस ब्रैकेट से लेके यहां तक आपको उनके नाम मेंशन किए गए, इन पे ये आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इनके साथ साथ आपकी जो सीआईसीज होती हैं, ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, और पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इशुअर्स जो होते हैं, उन पे भी एप्लीकेबल होगा आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026। तो इन पे एप्लीकेबल होंगे ये क्या, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, जिन रेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 एप्लीकेबल है, उनको क्या करना पड़ेगा, उन रेगुलेटेड एंटिटीज को क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। और वो कौन होगा, वो होगा पर्सन जो जनरल मैनेजर की पोस्ट या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे रह चुका हो, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा अपने बैंक में एज अ प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। ठीक है, किसको करना पड़ेगा, वो सारी रेगुलेटेड एंटिटीज जो कि एप्लीकेबल है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 के तहत, उनको एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि किस पोस्ट का होगा, जीएम और इक्विवेलेंट, इस पोस्ट पर रह चुका होना चाहिए बंदा, उसको आप अपॉइंट करोगे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। अब इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का काम क्या है वो आगे समझेंगे, यहां पे पहले हम बेसिक डाटा समझ लेते हैं, फिर अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि ये काम क्या करेगी। ठीक है, तो यहां पे एक चीज है एपिलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, और ये कौन होगा, ये होगा एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज, किसका, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई का एक कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा उस डिपार्टमेंट का, उसको रखा जाएगा एज ए एपिलेट अथॉरिटी। साथ ही साथ जो भी आरबीआई का ओम्बड्समैन बनेगा, अपॉइंट होएगा, उसका टेन्योर कितने टाइम का होगा, 3 इयर्स का, उसका टेन्योर कितने टाइम का होगा, 3 इयर्स का। ठीक है, अब अगली स्लाइड में समझते हैं कि ये काम क्या करेगी और इसका काम क्या है। ठीक है, अगली स्लाइड में समझते हैं। अब यहां पे समझते हैं हम कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन काम कैसे करेगा और इसके इसमें कंप्लेन करने का प्रोसेस क्या है। तो इसको पूरे को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एक रवि नाम का आदमी है, एक है रवि नाम का आदमी, ये गया पीएनबी एटीएम में। ठीक है, पीएनबी बैंक था और बैंक के साथ ही एटीएम था पीएनबी का, वहां पे गया और इसने क्या किया, 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन डाली। ठीक है, इसने एटीएम लगाया, अपना पिन डाला और 10,000 अमाउंट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि एटीएम ने इसके अकाउंट से तो पैसे डिडक्ट कर दिए पर इसको कैश नहीं दिया। तो यहाँ पे फॉल्ट किसका हुआ, ये पीएनबी एटीएम का। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पैसे कट गए पर इसको पैसे नहीं मिले। तो रवि ने क्या किया, एक कंप्लेन लॉन्च कर दी। ठीक है, कंप्लेन फाइल कर दी। अब वो टोल फ्री नंबर जो कार्ड के पीछे टोल फ्री नंबर होता है उस पर भी आप कॉल करके फाइल कर सकते हो, या पीएनबी की वेबसाइट पे जाके भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रवि ने क्या किया, एक कंप्लेन फाइल कर दी। अब बैंक के पास क्या है, 30 डेज का टाइम है। 30 डेज के अंदर बैंक को रवि की कंप्लेन सॉल्व करके रवि को देनी पड़ेगी। अगर रवि को 30 दिन तक बैंक का कोई जवाब नहीं आता है, ना उसको 10,000 रुपए वापस आ रहे हैं, कुछ भी मतलब कोई भी डिस्प्यूट उसका रहता है, 30 दिन तक उसको जवाब नहीं आ रहा है बैंक से, तब रवि क्या कर सकता है, तब रवि अपनी कंप्लेन जो है वो आरबीआई के ओम्बड्समैन में डाल सकता है। रवि जो है 30 दिन का जब टैट एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद वो क्या कर सकता है, ओम्बड्समैन में कंप्लेन फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, ओम्बड्समैन भी उसकी कंप्लेन सीधा एक्सेप्ट नहीं करेगा,
सबसे पहले ओम्बड्समैन क्या मांगेगा, प्रूफ मांगेगा कि आपने पहले बैंक को कंप्लेन किया था कि नहीं किया था। अगर किया था तो आप हमें कंप्लेन नंबर दीजिए। इसलिए यहाँ पे क्या है समझने वाली बात, जब भी आप कोई कंप्लेन करोगे बैंक की, तो आप एक प्रॉपर कंप्लेन करना, रजिस्टर करना, जिसमें आपको कंप्लेन नंबर मिले। क्योंकि कल को अगर आपको ओम्बड्समैन में कंप्लेन करनी पड़ी, आप बैंक की बात से सेटिस्फाई नहीं हो या बैंक ने आपको जवाब नहीं दिया और आप ओम्बड्समैन में कंप्लेन करना चाहते हो, तो आपके पास कंप्लेन नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रवि ने पीएनबी के एटीएम से 10,000 रुपए निकाले, उसने आईवीआर पे कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर कर दी, उसके पास कंप्लेन नंबर था और 30 दिन तक उसको जवाब नहीं मिला, उसने ओम्बड्समैन में कंप्लेन डाल दी और कंप्लेन नंबर सबमिट कर दिया। पर वहीं अगर रवि, सोचो, पीएनबी एटीएम से 10,000 रुपए निकाले, उसको पैसे नहीं मिले, वो बैंक के अंदर गया, मैनेजर के पास गया कि भाई मैंने एटीएम में ट्रांजेक्शन किया आपके में और मेरे 10,000 रुपए कट गए, उनको पैसे नहीं मिले। मैनेजर ने उसको बोला कोई नहीं, आ जाएंगे पैसे। और 30 दिन तक आपको कोई जवाब नहीं मिला और आप ओम्बड्समैन में कंप्लेंट डालने जा रहे हो, तब आपकी कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने मैनेजर से एक वर्बल बात की है, ठीक है, एक वर्बल मैसेज कन्वे किया था कि भाई मेरे एटीएम से पैसे नहीं निकले, और मैनेजर ने भी आपको वर्बली आश्वासन दिया था कि आ जाएंगे पैसे, ठीक है। उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि आपने कंप्लेन की थी, कि बैंक के नॉलेज में बात डाली थी कि नहीं डाली थी, क्योंकि आपके पास कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए जब भी आप कोई कंप्लेन करो, रजिस्टर कंप्लेन करना। और अगर रजिस्टर कंप्लेन किया, आपके पास कंप्लेन नंबर है और 30 दिन तक आपको जवाब नहीं मिला, तो आप अपनी कंप्लेन किस में ट्रांसफर कर सकते हो, ओम्बड्समैन के पास। इसके लिए आपके पास 90 दिन का समय होता है, 90 डेज का टाइम होता है। मतलब जैसे 30 दिन एक्सपायर हुए, तो 31st डे से लेके अगले 90 दिन तक आप क्या कर सकते हो, आरबीआई के ओम्बड्समैन में अपनी कंप्लेन डाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज आपने कंप्लेन डाली और कंप्लेन का जवाब आपको 15वें दिन पे आ गया, 15th डे पे आपको अपनी कंप्लेन का जवाब आ गया और आपके 10,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए, ठीक है। बैंक ने बोला हाँ हमारे एटीएम की कुछ दिक्कत थी, फॉल्ट था, आपके 10,000 कट गए थे, आपको मिले नहीं थे, तो हमने आपके 10,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। पर यहाँ पे रवि को एक लॉ भी पता था। रूल क्या होता है देखो, कि अगर आपके एटीएम से पैसे 5 दिन में नहीं आए, अब मतलब एटीएम ने आपके पैसे काट दिए आपके अकाउंट से, पर आपके कैश नहीं मिला और वो आपके अकाउंट में भी वापस नहीं आए 5 दिन के अंदर, तो हर दिन का 100 रुपया बैंक को भरना पड़ता है एज अ पेनल्टी। हर दिन का 100 रुपया बैंक को पेनल्टी के रूप में भरना पड़ता है। तो यहाँ पे आप डिस्प्यूट क्या होगा, देखो आपके 10,000 रुपए वापस दे दिए बैंक ने, पर यहाँ पे डिस्प्यूट क्या अरेज हो गया कि भाई आपने 10,000 तो दिए, पर आप मेरे को 15वें दिन पे पैसे दे रहे हो, तो जो इतने दिन की पेनल्टी है वो भी मेरे को चाहिए। बैंक कह रहा है नहीं पेनल्टी नहीं बनती, बस आपके 10,000 रुपए कटे थे जो आपको मिले नहीं थे, तो वो हमने आपको वापस कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, आपकी कंप्लेन का सोल्यूशन तो हुआ, पर आप इस सोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हो, तो उस सिनेरियो में भी आप आरबीआई के ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। और उसके लिए टैट क्या होगा, जिस दिन आपको रिस्पांस मिला है उससे अगले 90 दिन का टाइम होगा आपके पास। जिस दिन आपको रिस्पांस मिला है उससे अगले 90 दिन का टाइम होगा, आप आरबीआई के ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। फिर यहाँ पे रवि ने आरबीआई के ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर दी। अब ओम्बड्समैन क्या है, बैंक से जवाब मांगेगा और बैंक के पास 15 डेज का टाइम होता है जवाब देने के लिए। बैंक के पास 15 डेज का टाइम होता है जवाब देने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने आपकी बात भी सुन ली, बैंक की बात भी सुन ली। इसके बाद आरबीआई क्या सुनाएगा, एक अवार्ड सुनाएगा। अवार्ड सुनाएगा, फैसला सुनाएगा, जो कि लॉ बाइंडिंग होगा। जो फैसला सुना दिया वो बैंक को भी मानना पड़ेगा और आप भी उसको एक्सेप्ट करोगे 30 डेज के अंदर। अगर आपने उस फैसले को 30 डेज के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये फैसला खारिज हो जाएगा, ठीक है। तो 30 दिन का टाइम होता है आपको उस फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए, और बैंक को वो फैसला मानना ही पड़ेगा और बैंक को वो फैसला एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। सपोज यहाँ पे आरबीआई ने बोल दिया कि हाँ भाई 15 दिन के हिसाब से 1500 की पेनल्टी पड़ती है, जो कि पीएनबी को, रवि को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास इस अवार्ड की एक कॉपी आएगी जिसको आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी बैंक आपको 15 दिन की वो पेनल्टी पे करेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये अवार्ड क्या है, ये फैसला जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। ये फैसले को खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो जो फैसला सुनाएगा ओम्बड्समैन, वो आपको एक्सेप्ट करोगे तभी बैंक उसको एग्जीक्यूट करेगा। और उस फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए बैंक के पास भी कितने दिन का टाइम होता है, 30 डेज का टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, जो आरबीआई ने फैसला सुनाया है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, या जो फैसला सुनाया है उससे बैंक सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो में
आप एक हायर अथॉरिटी को क्या कर सकते हो, हायर अथॉरिटी के पास कंप्लेन रेज कर सकते हो। और वो हायर अथॉरिटी कौन सी है, एपलेट अथॉरिटी, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी। और ये एपलेट कौन होता है, हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसका, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा वो क्या होगा, एपलेट। तो अगर आप ओम्बड्समैन के फैसले से खुश नहीं हो एज अ कस्टमर, जो जैसे कि रवि ने कंप्लेन किया, रवि ओम्बड्समैन के फैसले से खुश नहीं है, या फिर बैंक जिसको फैसला सुनाया गया ओम्बड्समैन के द्वारा, बैंक उस फैसले से खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, एपलेट के पास कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब एपलेट के पास आगे अप्रोच कर सकते हैं। और इसके लिए इनके पास कितने दिन का टाइम होता है, 30 डेज का टाइम। जिस दिन फैसला सुनाया है उससे 30 डेज का टाइम होता है इनके पास एपलेट को अप्रोच करने के लिए। पर अगर 30 दिन के अंदर आप अप्रोच नहीं कर पाए और आपके पास एक वैलिड रीजन है कि भाई हम 30 दिन के अंदर क्यों नहीं आ पाए एपलेट के पास, और वो वैलिड रीजन एपलेट एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपको 30 दिन का एक्सटेंशन और मिल जाता है। मतलब ओम्बड्समैन ने फैसला सुनाया, आपको फैसला पसंद नहीं आया, आप एपलेट के पास जा सकते हो कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। पर किसी भी कारणवश अगर आप 30 दिन के अंदर एपलेट के पास नहीं जा पाए, किसी भी कारणवश, और वो जो रीजन है वो जस्टिफिकेबल है, ठीक है, आप एपलेट को बता रहे हो कि भाई हम इस कारण के वजह से 30 दिन के अंदर नहीं आए, और वो कारण अगर जस्टिफाइड है, ठीक है, एपलेट को भी समझ आ रहा है, तो आपको 30 दिन का एक्सटेंशन और मिल जाता है। ठीक है, ये हो गई बात पूरी की कंप्लेन कैसे करनी है। अब देखो कंप्लेन करनी कैसे है, तो आप कंप्लेन ओम्बड्समैन में कर सकते हो या तो सीएमएस पोर्टल के थ्रू, ठीक है, इनका एक पोर्टल है जिसका एड्रेस ये रहा, इस पोर्टल के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हो, या डायरेक्ट आप मेल कर सकते हो, डायरेक्ट मेल कर सकते हो आप ओम्बड्समैन को, कंप्लेन के लिए आप डायरेक्ट इस पे मेल कर सकते हो, या आप फिजिकल भी भेज सकते हो। फिजिकल मतलब बाय पोस्ट भी अपनी कंप्लेन भेज सकते हो। किस कहाँ पे, सीआरपीसी सेंटर जो है, जो कि कहाँ है, चंडीगढ़ में। आरबीआई का सीआरपीसी सेंटर है, वहां पे आप फिजिकल बाय पोस्ट अपनी कंप्लेन भेज सकते हो, जो कि कहाँ है, चंडीगढ़ में। ठीक है, या तो फिर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्लेन के लिए, तो आप इनका एक टोल फ्री नंबर है 1448, इस पे भी कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात होगी पूरी प्रोसेस की कि कंप्लेन कैसे करनी है और ओम्बड्समैन काम कैसे करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने कंप्लेन किस किस केसेस की करनी है। तो देखो यहाँ पे आरबीआई ने साफ बोला है, अगर आपका डिस्प्यूट पहले ही किसी कोर्ट में चल रहा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, कंज्यूमर कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में चल रहा है, तो उस केस के रिगार्डिंग आप ओम्बड्समैन में कंप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, आपने पहले बैंक को कंप्लेन नहीं की और डायरेक्टली आपने ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर दी, तो वैसे भी नहीं चलेगा। तीसरा, आप अपनी कंप्लेन किसी वकील के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू करवा रहे हो, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं आरबीआई ने कि इन सिचुएशंस में आपकी कंप्लेन हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, आप कितने अमाउंट तक की डिस्प्यूट की कंप्लेन डाल सकते हो। तो आरबीआई ने बोला है, आपका केस चाहे 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, कितने भी अमाउंट का डिस्प्यूट हो, आप उसके जो कंप्लेन है वो ओम्बड्समैन में डाल सकते हो। ओम्बड्समैन में कंप्लेंट डालने के लिए कोई अमाउंट का वो नहीं लगाया, बैरियर नहीं लगाया, जितना बड़ा अमाउंट हो उसकी आप कंप्लेन ओम्बड्समैन में डाल सकते हो। पर अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो उसके मैक्सिमम हर्जाना कितना मिलेगा ओम्बड्समैन के थ्रू, 30 लाख रुपए का। ये चीज याद रखना। अगर आपका 50 लाख का डिस्प्यूट का केस है, मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट कितने का मिलेगा आपको, 30 लाख रुपए का। 30 लाख तक का आपको फेवर में फैसला सुनाएगा ओम्बड्समैन, 30 लाख से ऊपर का नहीं सुनाएगा। बेशक आपका केस 50 लाख का हो, 60 लाख का हो, 70 लाख का हो, मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट कितने का मिलेगा आपको, 30 लाख का। और मेंटल हरासमेंट के लिए आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 3 लाख रुपए। तो पहले अगर बात करें हम इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, तो फाइनेंशियल के लिए पहले कितना होता था, मैक्सिमम 20 लाख रुपीस, एंड मेंटल हेल्थ के लिए कितना होता था, 1 लाख। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 20 से 30 लाख कर दिया है, और 1 लाख से 3 लाख। अब यहाँ पे एक चीज और चेंज की है, वो क्या, यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे रवि को 30 दिन तक जवाब नहीं मिला, या रवि को जो जवाब मिला उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये ओम्बड्समैन में कितने दिन के अंदर कंप्लेन करेगा, 90 डेज के अंदर। पहले क्या क्राइटेरिया होता था अंडर ओम्बड्समैन स्कीम 2021, उसके पास, रवि के पास 1 ईयर का समय होता था। अब ये 1 ईयर का टाइम को घटा के कितना कर दिया है, 90 डेज।
ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन 2026। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन फेमा रूल्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, जो फेमा के रूल्स थे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं और ये एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा 1 अक्टूबर 2026 से। ये बेसिकली टारगेट किसको करेगा, उन ट्रेडर्स को जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात की गई है ईडीएफ फॉर्म की। ईडीएफ फॉर्म की बेसिकली क्या है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें जो एक्सपोर्टर है, सपोज एक आदमी है जो अपना सामान बाहर बेच रहा है, तो वो इस फॉर्म में अपनी सारी डिटेल फिल करेगा कि जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। और अगर वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, गुड्स कर रहा है एक्सपोर्ट, तो ये सबमिट कब करेगा, एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, जिस टाइम वो एक्सपोर्ट कर रहा है उस टाइम ये फॉर्म सबमिट करेगा। और वहीं अगर वो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, सर्विसेज यानी जैसे कि फ्रीलांसिंग का काम करता है इंडिया में, किसी कंपनी के लिए, बाहर की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, एप्स बना रहा है, सर्विसेज कर रहा है, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें ये ईडीएफ फॉर्म कब सबमिट करेगा, विद इन 30 डेज ऑफ इनवॉइस। विद इन 30 डेज ऑफ इनवॉइस, ठीक है, उस टाइम इसको ये अपना ईडीएफ फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या बोला है आरबीआई ने, देखो आपने एक्सपोर्ट किया, चाहे गुड्स किए या सर्विसेज की, आपको बदले में वहां से पैसा आएगा। वहां से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो जो आप वहां से पैसा रिसीव करोगे वो आपका सेटल हो जाना चाहिए नॉर्मल केसेस में। नॉर्मल केसेस में आपका 15 मंथ्स के अंदर सेटलमेंट हो जानी चाहिए। एंड अगर आपकी जो पेमेंट आ रही है वो आईएनआर में आ रही है, तो हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं 18 मंथ्स की। मतलब मैंने आज गुड भेजा, ठीक है, मैंने कोई सामान बाहर बेचा, यूरोप में बेचा या अमेरिका में बेचा, तो उसकी पेमेंट मेरे को 15 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। और अगर वो पेमेंट मेरे को आईएनआर में कर रहा है तो 18 महीने का टाइम दिया आरबीआई ने, इसके अंदर मेरी पेमेंट आ जानी चाहिए बाहर से। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आरबीआई ने बोला अगर आपकी 15 महीने या 18 महीने में पेमेंट नहीं आई तो हम 1 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं, 1 साल के अंदर आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए। पर फिर भी अगर 1 साल का एक्सटेंशन देने के बाद भी आपकी पेमेंट नहीं आई, तो उसके बाद अगर आप कभी एक्सपोर्ट करना चाहोगे, ठीक है, कोई चीज बाहर बेचना चाहोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एडवांस पेमेंट लेनी पड़ेगी या तो फिर आपको एलसी लेना पड़ेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट लेना पड़ेगा, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, वरना नहीं एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, ईडीएफ फॉर्म, ठीक है, एक्सपोर्टर डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें आप क्या करोगे, जो भी आप अपनी चीज सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी प्रॉपर वैल्यू फिल करोगे उस फॉर्म में। अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो बाहर, तो आपको जिस दिन आप गुड्स बेचने जा रहे हो, जिस दिन आप अपनी शिपमेंट भेज रहे हो, उस दिन आपको ये फाइल करनी पड़ेगी ईडीएफ फॉर्म। और अगर आप कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो तो विद इन 30 डेज आपको ये ईडीएफ फॉर्म भर के देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने कुछ सामान बाहर बेचा तो वहां से क्या आएगी, आपको पेमेंट आएगी। तो जो आपको पेमेंट आएगी, अगर नॉर्मल केस है तो 15 महीने के अंदर पेमेंट सेटल होनी चाहिए, और अगर आपको जो पेमेंट आ रही है वो आईएनआर में आ रही है तो 18 महीने के अंदर पेमेंट सेटल हो जानी चाहिए। ठीक है, ये होगी बात। अब दूसरी बात क्या बोली यहाँ पे, अगर बाय चांस आपको 15 महीने या 18 महीने में पेमेंट सेटल नहीं हुई तो 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। ठीक है, 1 साल तक अगर आपको फिर भी नहीं मिली, अगर आपको पेमेंट नहीं मिली और डिले जो है वो 1 साल से ऊपर हो गया ड्यू डेट को, मतलब ड्यू डेट थी उससे भी 1 साल आगे निकल गया है और फिर भी आपको पेमेंट नहीं हुई है, तो इस सिनेरियो में क्या बोला गया है कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट तभी कर पाओगे अगर आप पहले एडवांस पेमेंट ले रहे हो, एडवांस पेमेंट या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट ले रहे हो, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, वरना एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 15 महीने या 18 महीने में सेटलमेंट हो जानी चाहिए। और अगर 15-18 महीने में सेटलमेंट नहीं हो रही है तो आपको 1 साल का टाइम दे दिया जाएगा, कुछ फाइन फून लगेंगे आप पे, ठीक है, पर आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। और फिर भी अगर आपकी 1 साल के अंदर भी अगर पेमेंट नहीं हो रही है, ड्यू डेट के 1 साल बाद तक भी पेमेंट नहीं हो रही है, तो उसके बाद आप सिर्फ तभी एक्सपोर्ट कर पाओगे जब आप एडवांस पेमेंट ले रहे हो अपने क्लाइंट से या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट ले रहे हो अपने क्लाइंट से। ठीक है, फिर यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है ये न्यू फेमा रूल्स में, कि आप सेट ऑफ कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, जैसे एक कंपनी है इंडिया की, ठीक है, वो क्या करती है, यूएसए की एक कंपनी से रॉ मटेरियल लेती है, ठीक है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही है और फिर इसको फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने यूएसए से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया,
ठीक है, तो उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। फिर यूएसए को एक्सपोर्ट किया तो वहां से पेमेंट आएगी। तो आरबीआई ने क्या बोला न्यू फेमा रूल्स के अंडर कि आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराया और आपके बनते थे 100 रुपए, ठीक है, फिर आपने फिनिश गुड एक्सपोर्ट किया, आपके बनते थे 150 रुपए। मतलब पहले केस में इंडिया 100 रुपए देगा यूएसए को, ठीक है, इंडिया वाली कंपनी, और दूसरे केस में यूएसए वाली कंपनी 150 रुपए देगी इंडिया को, इंडिया वाली कंपनी को। तो यहाँ पे आपको पहले 100 रुपए की ट्रांजेक्शन, फिर वहां से 150 रुपए लोगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सेट ऑफ कंसेप्ट यूज कर सकते हो कि टोटल देखो 100 देने थे, 150 लेने थे, तो आप सीधा 50 रुपए लो, और ये दो ट्रांजेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 50 रुपए ले लीजिए उनसे, सिंगल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज बोली है। फिर एक चीज और बोली है यहाँ पे कि देखो, जो भी बैंक्स हैं हमारे, जो भी बैंक्स हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं, ठीक है, जो कि डील कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनको क्या करना पड़ेगा, उनका अगर जो क्लाइंट है, उनका क्लाइंट जो है वो कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको ये सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ेगी। कहाँ पे? EDPMS या फिर IDPMS। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है देखो, DPMS की बताता हूं, डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम, डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम। ई से एक्सपोर्ट, आई से इंपोर्ट। अगर कोई क्लाइंट एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर जाएगी, अगर कोई क्लाइंट इंपोर्ट कर रहा है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर जाएगी। और ये 5 डेज के अंदर करना है, 5 वर्किंग डेज के अंदर फाइल करनी है बैंक्स या प्राइमरी डीलर्स को जो कि डील कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ठीक है, ऑथराइज डीलर बोल लो, प्राइमरी डीलर्स की जगह ऑथराइज डीलर जो कि डील कर रहे हैं इसमें, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने इस पोर्टल में अपने क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, नोट डाउन करवानी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन जैसे कि भाई ये टोटल कितने अमाउंट का सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसकी शिपिंग कौन सी किसके थ्रू हो रही है, फिर इसकी इनवॉइस कितने की है, इसका जो पार्टनर है वो कौन है जिसको ये बेच रहा है, कितने दिन के अंदर पेमेंट आ जानी चाहिए, वो सब ट्रैक किसके थ्रू करेंगे, ये बैंक करेंगे बाय रजिस्टरिंग दिस ऑन दिस पोर्टल। एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम या इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये बनाए हैं इन्होंने रूल्स। अब यहाँ पे एक चीज और बोली है, सपोज कोई ट्रेडर है, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है, ठीक है, उसको किसी रूल में कोई दिक्कत आ रही है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है, उसको कुछ कंफर्मेशन लेनी है या कुछ ऑथराइजेशन लेनी है आरबीआई से, तो वो डायरेक्ट आरबीआई को मेल नहीं करेगा, वो यूज करेगा किसका, प्रवाह पोर्टल का। प्रवाह पोर्टल का क्या करेगा, यूज करेगा। अगर उसको कोई भी दिक्कत आ रही है और वो आरबीआई से कंफर्मेशन या ऑथराइजेशन चाहता है तो वो किसका यूज करेगा, प्रवाह पोर्टल का। तो प्रवाह की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, देखो ये इतना ज्यादा आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूं। एक चीज और है, वो क्या है, एमटीटी। एमटीटी क्या है आपका, मर्चेंट ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, सपोज एक इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है एबीसी। अब यहां पे है सपोज एक कोई भी कंट्री ले लो, XYZ, और एक कंपनी ले लो आप कंट्री 1 2 3। अब क्या है, XYZ और 1 2 3 कंट्री में थोड़ी आपस में डिस्प्यूट है, ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते। तो यहाँ पे इंडिया की एबीसी कंपनी ने क्या किया, XYZ कंट्री से सामान खरीदा और इसने 1 2 3 कंट्री को जाके सामान बेच दिया। ठीक है, मतलब ये सामान इंडिया आया ही नहीं, इन्होंने एक कंट्री से खरीदा और वही सामान दूसरी कंट्री में बेच दिया। ठीक है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टर का काम किया। तो उस सिनेरियो में आरबीआई ने क्या बोला है, ऐसे केसेस में जो आपकी ट्रांजैक्शन सेटल होनी चाहिए वो 6 मंथ्स के अंदर सेटल हो जानी चाहिए, जो आपकी ट्रांजैक्शन सेटल होनी चाहिए। देखो अब एबीसी कंपनी ने क्या किया, XYZ कंट्री से सामान खरीदा तो इनको पेमेंट देनी पड़ेगी यहाँ पे, और इन्होंने क्या किया, फिर ये सामान 1 2 3 कंट्री में बेच दिया तो यहां से इनको पेमेंट आएगी। तो ये जो पेमेंट देंगे और इनको जो पेमेंट आएगी, ये सेटलमेंट सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो सबसे पहली न्यूज है हमारे रिलेटेड टू SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, फिडाई जो है हमारा
फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको एसआरओ बनाया है किसका? इंडियन फॉरेक्स मार्केट का। अब ये काम क्या करेगा, एसआरओ क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं जिससे आपको बढ़िया समझ आ जाएगा कि एक स्कूल है जिसमें क्या है, एक प्रिंसिपल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और इन स्टूडेंट्स को अकेला प्रिंसिपल कंट्रोल कर सकता है वैसे तो, पर इन सभी पे एक टाइम पे सभी पे नजर नहीं रख सकता स्टूडेंट्स पे। तो ये क्या करता है, अपॉइंट करता है क्लास मॉनिटर को। क्लास मॉनिटर जो कि रिपोर्ट किसको करेगा, प्रिंसिपल को करेगा। तो यही कंसेप्ट एसआरओ का होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, आरबीआई, ठीक है। स्टूडेंट्स कौन है, बैंक्स, ऑथराइज डीलर। क्लास मॉनिटर किसको बनाया गया है, फिडाई को, ठीक है। क्लास मॉनिटर कौन है, एसआरओ, इसको बनाया गया है फिडाई को। और स्कूल क्या है, इंडिया फॉरेक्स मार्केट, इंडिया फॉरेक्स मार्केट। अब इंडियन फॉरेक्स मार्केट में जितने भी बैंक्स एंड ऑथराइज डीलर्स पार्ट लेते हैं, ठीक है, ऑथराइज डीलर पार्ट कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट यूज कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में डील कर रहे हैं, उन सब का हेड कौन है, प्रिंसिपल कौन है, आरबीआई। पर आरबीआई अकेला इन सभी बैंक्स एंड ऑथराइज डीलर को क्या करता है, सुपरवाइज नहीं कर पाता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक क्लास मॉनिटर एसआरओ अपॉइंट कर दिया फिडाई को। फिडाई का काम क्या है, ये क्या करेगा, रूल सेट करेगा, रूल सेट करेगा, फिर बाकियों को गाइड करेगा कि इस रूल्स को फॉलो कैसे करना है, और रेगुलरली चेक करता रहेगा कि ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और ये सारी रिपोर्ट किसको देगा, प्रिंसिपल को देगा, आरबीआई को देगा, ठीक है। तो ये काम होता है एसआरओ का, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक एसआरओ बनना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वो नॉन प्रॉफिट होनी चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। दूसरा, उसकी मिनिमम नेटवर्थ जो है, मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 2 करोड़ होनी चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ अप्रूवल। समझ लो उसको आज अप्रूवल मिल गया, आज उसकी नेटवर्थ है 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़, और उसको आज अप्रूवल मिल गया कि आप एसआरओ की तरह काम कर सकते हो, तो अगले 1 साल में उसको अपनी नेटवर्थ 2 करोड़ करनी पड़ेगी। और जो उसकी पेड अप कैपिटल है, उस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, उसमें किसी भी एक व्यक्ति का 10% या उससे ज्यादा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनी एलिजिबल होती है एसआरओ बनने के लिए, ठीक है। तो पहली न्यूज ये थी हमारी। दूसरी क्या है कि जापान बेस्ड एक एसएमबीसी बैंक है, ठीक है, एसएमबीसी बैंक है, जिसने क्या है, जिसको अभी अप्रूवल मिल गया है आरबीआई से कि वो काम करेगा इंडिया में एज अ होली ओन सब्सिडरी। अभी तक वो कैसे काम करता था कि वो अपनी ब्रांचें खोलता था इंडिया में, ठीक है, और उसकी ब्रांचें यहाँ यहाँ मेंशन की गई हैं। तो अभी तक वो अपनी ब्रांचें खोलता था, अब वो क्या करेगा, खोलेगा होली ओन सब्सिडरी खोलेगा इंडिया में। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो ये चीज समझ लेना थोड़ी सी। देखो, ब्रांचेस का मतलब क्या है, ब्रांचेस का मतलब है सेम कंपनी, सेम कंपनी, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन। और होली ओन सब्सिडरी का मतलब क्या है, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट लोकेशन, ये मतलब होता है। जापान में किसी और नाम से बैंक होगा, यहां पे किसी और नाम से बैंक होगा, ठीक है। ये अलग अलग, होली ओन सब्सिडरी का मतलब वो एक नया बैंक खोलेंगे इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे ओनर सेम रहेगा, जो जापान में बैंक है और जो इंडिया में बैंक खुलेगा उनके ओनर सेम रहेंगे, पेरेंट कंपनी होगी वो, पर एक अलग से कंपनी बनेगी। इसका फायदा क्या है, देखो अगर मैं बात करूं आरबीआई के प्रोस्पेक्टिव से, तो देखो जो होली ओन सब्सिडरी होती है ना, वो ज्यादा सेफ होती है। मैं बताता हूं आपको कैसे। यहाँ पे होली ओन सब्सिडरी, यहाँ पे ब्रांच, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे हम। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो जो होली ओन सब्सिडरी होती है वो ज्यादा सेफ होती है। अब वो कैसे, देखो जैसे ब्रांच खोली, समझ लो ये एसएमबीसी ने, एसएमबीसी ने क्या किया, इन्होंने एक ब्रांच खोली अपनी इंडिया में। अब कल को एसएमबीसी फेल कर गया तो इंडिया वाली ब्रांच भी फेल कर जाएगी। वहीं एसएमबीसी ने क्या किया, अपनी एक नई कंपनी खोली इंडिया में, तो कल को एसएमबीसी फेल कर गया, इंडियन कंपनी सरवाइव करेगी, ठीक है। तो सेफ्टी के हिसाब से होली ओन सब्सिडरी ज्यादा फायदेमंद है, ब्रांच कम फायदेमंद है। दूसरा, अगर हम रेगुलेशन की बात करें, आरबीआई के रेगुलेशन की बात करें,
तो ज्यादा आरबीआई को कंट्रोल किसमें मिलता है? होली ऑन सब्सिडरी में। ब्रांचेस में बहुत कम कंट्रोल मिलता है, क्योंकि ब्रांचेस जो है वो मेन किसका फॉलो करेगी? जो उनका बैंक जापान में है, उसकी ब्रांच खुली है इंडिया में, तो मेन फॉलो करेगी अपने बैंक को, ठीक है। जो उसके बैंक के मेन ऑर्डर्स होंगे उनको फॉलो करेगी, और आरबीआई को थोड़ा कम फॉलो करेगी। वहीं अगर होली ऑन सब्सिडरी एक नया बैंक खुल रहा है इंडिया में, ठीक है, एक नया बैंक खुल रहा है इंडिया में, तो उसको पूरे के पूरे आरबीआई के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो आरबीआई उसको और अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा। साथ ही साथ अगर इंडिया में आप नया बैंक खोल रहे हो तो आपको मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए होती है? 500 करोड़ की। तो 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आप पेड अप कैपिटल से नया बैंक खोल रहे हो, तो ये क्या होगा? एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंस रहेगी इंडिया मार्केट में। वहीं अगर आज जैसे आपने ब्रांचें खोली, चली तो ठीक है, नहीं चली तो आपने फटाफट बंद कर दी, तो इससे क्या होता है? कस्टमर ट्रस्ट भी ब्रेकआउट होता है। इसलिए अगर इंडिया चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक इंडिया में आए, तो वो कौन से मॉडल पे चाहता है? होली ऑन सब्सिडरी पे, ठीक है, ना कि ब्रांचेस मॉडल पे, ठीक है, ये चीज समझना। तो ये कौन सा बैंक है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मेरे से बोली नहीं जाएगी इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। एसएमबीसी बैंक ऑफ जापान, जो कि अब किस पे काम करेगा? होली ऑन सब्सिडरी मॉडल पे काम करेगा इंडिया में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट दोनों न्यूज हमारी सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि दोनों न्यूज में क्या हुआ है? पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस मिला है। पहला लाइसेंस किसको मिला है? यूनाइटेड स्टेट की जो कंपनी है पेयोनियर ग्लोबल, उन्होंने अपनी एक होली ओन सब्सिडरी, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था, होली ओन सब्सिडरी खोली इंडिया में, जिसका नाम क्या था? पेयोनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसको मिला है लाइसेंस पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का। साथ ही साथ एक ब्रिस्क पी कंपनी है जिसको लाइसेंस मिला है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, ये जो लाइसेंस मिलता है कौन सा एक्ट के तहत मिलता है? तो ये मिलता है आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। और अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस ले, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कि भाई मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए आपकी? 15 करोड़ की। और जब लाइसेंस मिल गया तो 3 साल बाद आपकी नेटवर्थ कितनी होनी जानी चाहिए? 25 करोड़ रुपए, ठीक है। साथ ही साथ आप जो सिंगल ट्रांजेक्शन करोगे पे क्रॉस बॉर्डर की, मतलब बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है और इंडिया से जो बाहर पैसा जा रहा है, तो सिंगल ट्रांजेक्शन जो होगी वो मैक्सिमम कितने अमाउंट की होगी? 25 लाख की, उससे ज्यादा की नहीं होगी। ये लिमिट आपको सेटिस्फाई है और ये नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लाइसेंस के लिए। और फिर वो आरबीआई उसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है, देखेगा आपकी पास हिस्ट्री देखेगा, और उनको एलिजिबल लगोगे आप, तो आपको ऑथराइजेशन दे देगा, ठीक है। तो ये था आपका आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई इस वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।